हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी केमिस्ट्री मिस्ट्री बाय रुचिका। आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर को। एंड टॉपिक रहेगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको हम लोग सब एक शॉर्टकट से जानते हैं वीबीटी थ्योरी। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले बताते हैं कि ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आखिर दी किसने थी। तीन साइंटिस्ट थे, पॉलिंग, स्लेटर एंड हिटलर। तो इन्होंने ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दी थी। तो साइंटिस्ट का नाम था पॉलिंग, स्लेटर एंड हिटलर। तो सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, तो ये इनकी स्पेलिंग है, ठीक है। तो अब ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती क्या है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो 3 स्टेप्स में फॉर्म्ड होता है। इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन वो 3 स्टेप्स में बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब एक एक करके वो स्टेप्स डिस्कस करते हैं। तो जो पहला स्टेप है हमारा, ये बताता है कि जो हमारा आउटर मोस्ट एटॉमिक ऑर्बिटल है, किसी भी एक एटम का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होती है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो एक नए ऑर्बिटल के शेल से अट्रैक्ट होता है। फॉर एग्जांपल मान लो एक ही एटम है ए, इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, हमारा आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है, उस पर जो ये इलेक्ट्रॉन है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाएगा, ठीक है। ये एक नए वैलेंस शेल में इससे अट्रैक्ट होगा, इससे ओवरलैप होगा, ताकि ये एक पेयरिंग हो जाए। ये एटम मान लो बी है, तो इसी को हम बोलते हैं कि एक तरीके से ये ओवरलैप हो रहा है, ठीक। एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया। अब सेकंड पॉइंट, पहला देखो पॉइंट तो ये हो गया कि ये हमारी ओवरलैपिंग एक नए ऑर्बिटल की तरफ, ये एक न्यू वैलेंसी शेल ऑर्बिटल में जा रहा है, ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर भी हो जाता है इस शेल से। तो सबसे पहले तो देखो ओवरलैप से पहले की तरफ इधर ये अट्रैक्ट हो रहा है, एंड सेकेंड ये है कि ये ओवरलैपिंग भी इनकी होने लगेगी। अब ये अट्रैक्ट तो हो गए, ठीक। अब ये ओवरलैप भी करने लगेंगे। ओवरलैपिंग देखो कैसे होती है हमारी, कि ये ए एटम है मान लो, एंड ये बी एटम है। एक ये इलेक्ट्रॉन है जिसमें ये ओवरलैप कर रहे हैं, इधर ये ए की तरफ भी है एंड ये इधर बी की तरफ भी है। तो ये हमारी ओवरलैपिंग को दिखाता है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट ये है कि जैसे भी करके चलो इलेक्ट्रॉन ये पार्ट हो गया दूसरे एटम के शेल में, जो वैलेंसी शेल है। वैलेंस शेल मतलब जो हमारा आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, उसका पार्ट चलो ये बन भी गया, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये जो एटम है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों एटम्स के बीच में इंटरचेंज होता रहेगा। कभी इसके पास रहेगा, कभी ए एटम के पास रहेगा, कभी बी एटम के पास रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये हम दिखाते हैं कि ये ओवरलैप है। तो अब थर्ड पॉइंट आप इसको ये बता सकते हो कि जो एक्सचेंज होगा हमारा इस इलेक्ट्रॉन का, ये कभी ए के पास भी रहेगा एंड बी के पास भी रहेगा। तो ये एक 3 स्टेप्स हो गए, ठीक है। अब देखो जब एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होने लगेगा तो हमें पता है जो इनके बीच में मान लो कोई हमारा इलेक्ट्रॉनिक बीच में मान लो, ये जो हमारे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होते हैं और ये जो इंटर न्यूक्लियर रिपल्शन होते हैं, इन सबको भी ये कम कर देगा। जब ये अपने आप को एक ओवरलैपिंग सिचुएशन में ले आएंगे तो ये हमारे यहाँ बीच में जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, जो इंटर न्यूक्लियर रिपल्शन, इन सबको कम कर देगा, और जो कि हमारा इनडायरेक्टली एक स्टेबिलिटी की तरफ हम इस बढ़ते हैं। तो इसमें आप एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन में ही लिख सकते हो। फिर से मैं वो डायग्राम बना रही हूँ ऊपर वाला, कि मान लो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में जो हमारा वैलेंस शेल है, इनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं, जिससे हमारी एक वैलेंसी बनती है, इतना आपको पता होगा। तो इन इलेक्ट्रॉन, ये जब इलेक्ट्रॉन आपस में जब एक्सचेंज होते रहते हैं या ओवरलैप होते हैं, ठीक है, तो बीच में यहाँ हमारा देखो जितने भी अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे
मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, इनके बीच में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे हमारा प्रेजेंट होगा इंटर इलेक्ट्रॉनिक, एक इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में। एंड एक यहाँ पे इस न्यूक्लियस के वजह से इंटर न्यूक्लियस रिपल्शन भी होगा। यहीं पे एक इंटर न्यूक्लियर रिपल्शन भी समझ लो, जो मैं येलो से लिख रहे हैं ये इंटर न्यूक्लियर रिपल्शन को दिखाता है। तो ये हमारा जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है एंड जो इंटर न्यूक्लियर रिपल्शन है, तो ये हमारा कम हो जाएगा इन इलेक्ट्रॉन्स के ओवरलैप की वजह से। तो ये इनडायरेक्टली हमारे स्टेबिलिटी की तरफ हमको लेके चलता है। अगर ये रिपल्शन कम हो रहा है हमारा, तो मतलब हमारी स्टेबिलिटी बढ़ रही है उस मॉलिक्यूल की। ये जो मॉलिक्यूल हमारा फॉर्म होगा एटम ए और एटम बी की वजह से, उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी। और नेक्स्ट पॉइंट देखो ये हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन इंडिविजुअली जब पेयर हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो उसकी उनमें कोई जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो भी एक तरीके से सेटिस्फाई हो जाएगी। इन इलेक्ट्रॉन की वजह से इनके अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी रही होगी एंड मैग्नेटिक फील्ड भी रही होगी, तो वही चीज़ हमारी जो सेटिस्फाई भी हो जाएगी। ठीक, अब इन सारे फैक्टर्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं, यही जो मैंने फैक्टर्स आपको बताए हैं, यही सारे फैक्टर्स हमारे रिस्पॉन्सिबल हैं एक मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी की तरफ। ठीक है, जो हमारे इंटर न्यूक्लियर रिपल्शन जब कम हो रहा है तो स्टेबल हो रहा है, एंड जो इंडिविजुअल हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, जो वो सेटिस्फाई हो रही है वो भी। अब इन सब को हम लोग बोलते हैं एक एक्सचेंज एनर्जी। ये जो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से एक एनर्जी जो हमारी आ रही है, इनको बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारा वीबीटी थ्योरी में। एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा जो है, एक्सचेंज एनर्जी एक तरीके से एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया है। एक एनर्जी रिलीज़ हो रही है हमारी, ये जो स्टेबिलिटी आ रही है हमारे मॉलिक्यूल में, जो डिक्रीज़ हो रही है हमारी इंटर न्यूक्लियर रिपल्शन और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, तो इसकी वजह से एक एनर्जी रिलीज़ हो रही है जो कि स्टेबल बना रहा है, तो उस एनर्जी को बोलते हैं हम लोग एक्सचेंज एनर्जी। अब यही एक्सचेंज एनर्जी हमारी जो कोवेलेंट बॉन्ड की स्टेबलाइजेशन है, इसको दर्शाता है। यही एक्सचेंज एनर्जी हमारी जो कोवेलेंट बॉन्ड है, उसकी स्टेबलाइजेशन बताता है। तो मतलब एक्सचेंज एनर्जी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिनोमेना हो गया हमारा वीबीटी थ्योरम में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मैथमेटिकल एस्पेक्ट ऑफ वीबीटी, कि अगर इसको हम लोग मैथमेटिकली देखें वीबीटी को, तो ये क्या है। एस्पेक्ट ऑफ वीबीटी मैथमेटिकली हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं एक सबसे छोटा मॉलिक्यूल को लेके, हाइड्रोजन। एक एग्जांपल ले लो, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल सबसे छोटा मॉलिक्यूल है, तो उससे हम लोग एक एग्जांपल समझ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग H2 मॉलिक्यूल से। ठीक, अब H2 मॉलिक्यूल में ये H2 मॉलिक्यूल कैसे बना है, दो हाइड्रोजन के एटम्स रहे होंगे। ठीक है, पहले हाइड्रोजन के एटम को मान लो Ha एंड सेकेंड हाइड्रोजन के एटम को मान लो Hb। ये हाइड्रोजन के एटम को पता है कि जो इसका जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन वाला होता है, ये होता है 1s1, एक इलेक्ट्रॉन है हमारा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है S1, इसको हमने मान लिया है E1 इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन। एंड इसमें भी देखो हमारा 1s1, ये जो अब इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसको हम लोग E2 इलेक्ट्रॉन मान लिए हैं। ठीक है, अब सपोज कर लो जो Ha और Hb है हमारे, ये दो हाइड्रोजन आटम्स हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं E1 एंड E2, ये मैंने सपोज कर लिया। ठीक, अब देखो जब ये अब ओवरलैप हो रहा है, जब एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं दो एटम्स हमारे, तो एक फंक्शन हमारा जो है, एक फंक्शन हमारा आएगा ओवरलैप का, कि एक फंक्शन जो कि रिस्पॉन्सिबल रहेगा उस ओवरलैपिंग की वजह से। तो उसको हम लोग लिख सकते हैं। तो पहले हाइड्रोजन आटम की वजह से जो फंक्शन आ रहा है, उसमें E1 इलेक्ट्रॉन है हमारा, ये वाला E1 इलेक्ट्रॉन, एंड जो सेकंड हमारा
फंक्शन आ रहा है दूसरा हाइड्रोजन आटम की वजह से, उसमें इलेक्ट्रॉन है E2। तो ये तो हमारी चलो पहली इक्वेशन आ गई। ये फंक्शन ओवरलैपिंग फंक्शन हो गया जिसमें हमारा सिर्फ ओवरलैप को बता रहा है इसमें दो हाइड्रोजन आटम में। तो जब भी अब हम ये इक्वेशन पुट करेंगे अपनी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में, तो हमारी जो वैल्यू आएगी एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी हमारी -22 किलो जूल, एंड जो हमारी बॉन्ड लेंथ है R0 इसकी वैल्यू आ जाएगी 90 pm। ये तो हमारी आ जाएगी जब हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में जब पुट करेंगे। ये सेम फंक्शन जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में अगर इस फंक्शन को हम लोग पुट कर रहे हैं तो हमारी एनर्जी की वैल्यू ये आ जाएगी एंड बॉन्ड लेंथ की वैल्यू ये आ जाएगी। बट एक्चुअली जो मतलब हम लोग थ्योरेटिकली जो निकाल रहे हैं, एक्चुअल वैल्यू जो है हमारी, एक्चुअल वैल्यू देख जाए तो जो हमारी एनर्जी आएगी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की वो -435 किलो जूल आ जाएगी, एंड जो बॉन्ड लेंथ है वो 74 pm आ जाएगा। ये हमारे एक्चुअल आ रहा है, ये तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में पुट करने से आ रहा है, एंड ये एक्चुअल आ रहा है। मतलब जो हमारी जो एक्चुअल वैल्यू है ये 20 टाइम्स ज़्यादा है। समझ पा रहे हो कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है? 20 टाइम्स ज़्यादा है ये एनर्जी, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस। मतलब कुछ तो मिस हो रहा है इसमें, जो हम इसको मतलब मिस आउट कर रहे हैं, कुछ तो मिस हो रहा है। ठीक है, तो मतलब ये जो चीज़ जो मिस हो रही है ना, वो उसको बोलते हैं हम लोग एक्सचेंज एनर्जी, जो हम लोग ऊपर निकाले हैं। ये जो एक्सचेंज एनर्जी निकाले हैं ना, तो ये एक्सचेंज एनर्जी हमारे इसमें मिस हो रही है, जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में हमने पुट नहीं की थी। तो इसी वेव फंक्शन में हम कंसिडर करते हैं एक्सचेंज, जो एक्सचेंज एनर्जी जो कि हमारी आती है, एक जो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमारी जो आ रही है एक एटम से दूसरा एटम में, जब वो एक्सचेंज हो रहा है एटम इलेक्ट्रॉन उस एटम में, तो वहाँ से जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है हमारी एक्सचेंज एनर्जी, तो इसमें हमने इसको इंक्लूड नहीं किया है। अब हम इसी वेव फंक्शन को, जो ये ओवरलैप वेव फंक्शन है, इसी को हम मॉडिफाइड फॉर्म में लिखेंगे। ये मॉडिफाइड वर्जन है। मॉडिफाइड फॉर्म में हम एक्सचेंज एनर्जी भी पुट कर रहे हैं इसमें। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है, मतलब पहले एटम में भी ए एटम में भी, मान लो जो पहला हाइड्रोजन एटम है उसको हमने ए मान लिया है, तो एच ए एटम में भी हमारा E1 इलेक्ट्रॉन भी कभी ना कभी रहे, E1 तो है ही, E2 भी कभी कभी आएगा, एंड फिर बी एटम में हमारा E2 तो है ही, कभी कभी उसमें E1 भी आ जाएगा। तो मतलब दोनों में एक ओवरलैपिंग सिचुएशन तो हो रही है। तो उसकी वजह से जो हम लिख रहे हैं, तो साई ए हो जाएगा हमारा E1 एंड साई बी हमारा हो जाएगा जो E2। ये तो हमने पहले लिखा था। अब इसमें जो मिस आउट हो रहा था हमारा कि एक्सचेंज भी तो हो रहा है, तो ए एटम में E2 इलेक्ट्रॉन भी तो आएगा एंड बी एटम में E1 इलेक्ट्रॉन भी तो आएगा। तो इस इक्वेशन को हम लोग सेकेंड मान लेते हैं। समझ में आया आपको इतनी बात कि जो वेव फंक्शन में जो कंसिडर किया है यहाँ पे, ये जो ओवरलैप का जो वेव फंक्शन है जो मैंने कंसिडर किया है, ये उस एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो हमारा वेव फंक्शन है, ये वेव फंक्शन है, ये एक्सचेंज की वजह से आया है। जो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये इसकी वजह से आया है, और ये तो नॉर्मल हमारा वेव फंक्शन से निकालते हैं वैसे आ गया है। ठीक है, तो अब फिर से एक चीज़ हम इसमें देखते हैं। अब फिर से जब इसको हमने फिर से अब पहली बार जब हमने इसको एक वैल्यू निकाली थी, तो हमें पता चला कि 20 टाइम्स कम आ रही है, 20 टाइम्स ज़्यादा आ रही है हमारी एक्चुअल वैल्यू से, 20 टाइम्स सॉरी कम आ रही है। अब एक्चुअल वैल्यू से जब हम निकालेंगे, इसका कंपैरिजन करेंगे, अब इसको जब हमने पुट किया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में, तो अब इसके एनर्जी की वैल्यू आ रही है हमारी 390 किलो जूल, एंड जो बॉन्ड लेंथ है वो 76.2 pm आ रहा है। मतलब हमारे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया है। ये एनर्जी 390 आ रही है, पहले कितनी आ रही थी हमारी 22 आ रही थी, अब 435 के अराउंड आ रही है हमारी। कुछ ही डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है एक्चुअल वैल्यू से। एक्चुअल वैल्यू पहले 74 थी, अब हमारी 76 है, ये भी आसपास है। वरना पहले कितनी आई थी 90, ह्यूज डिफरेंस था। 22 से सीधे सीधे हम कहाँ आ गए 390 पे आ गए, मतलब हमने काफ़ी डिस्टेंस इसको कवर कर लिया। तो ये हमें दर्शाता है कि जो हमारा जो एक्सचेंज एनर्जी है, ये जो एक्सचेंज एनर्जी की वजह से जो आया है, ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है स्टेबिलिटी में। जो कोवलेंट बॉन्ड की जो स्टेबिलिटी है उसमें बहुत ही बड़ा फैक्टर है। ठीक है, अब
जो हमारे एक जो साइंटिस्ट हैं स्लेटर, इन्होंने बोला है कि ज़्यादातर टाइम जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो दो एटम्स के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि एक शील्डिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। हर एक जो न्यूक्लियस है, हर एक रिस्पेक्टिव जो न्यूक्लियस है हमारा एटम का, उनको एक जो हमारा शील्डिंग इफेक्ट होता है तो वो प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से जो हमारा एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्रिएट हो जाता है, उसको मतलब डिक्रीज़ कर देता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आई होप आपको पता होगा, चलो मैं आपको बताती हूँ। तो लिखते हैं इसको हम लोग, जब देखो अकॉर्डिंग टू स्लेटर इन्होंने क्या बोला है कि दो एटम्स है, मान लो हाइड्रोजन आटम HA एंड हाइड्रोजन आटम HB। अब इन दोनों के बीच में जो ये इलेक्ट्रॉन हमारा शेयर हो रहा है, ज़्यादातर जो है आपस में जब ये इंटरचेंज ओवरलैप होंगे, ज़्यादातर जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बीच में होने वाले हैं, ज़्यादातर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये हमारे बीच में होंगे। अब इनकी वजह से जो इसका न्यूक्लियस है एंड जो इसका न्यूक्लियस है, इनका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को डिनोट करते हैं Z इफेक्टिव से। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा वो चार्ज होता है, नेट पॉजिटिव चार्ज होता है, जो कि इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आता है हमारा न्यूक्लियस पे, जो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है। मतलब जब ये जो न्यूक्लियस है हमारा, मतलब नेट पॉजिटिव चार्ज है पुलिंग दिस इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, वो होता है हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा हमारा, उसको बोलते हैं Z इफेक्टिव। तो इन ओवरलैपिंग की वजह से हमारा जो Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि अब ये इलेक्ट्रॉन बीच में प्रेजेंट हो गए। अब ये एक शील्डिंग इफेक्ट देते हैं इस न्यूक्लियस को, इनके न्यूक्लियस को एक शील्डिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए हमारा जो पहले तो शील्डिंग इफेक्ट नहीं था, पहले तो यहाँ पे कुछ भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे, पहले तो सीधे सीधे एक एक इलेक्ट्रॉन का था, उनका खुद का एक न्यूक्लियर चार्ज था हमारा, ठीक है। बट अब इफेक्टिव कैलकुलेट करेंगे, जिसमें कि हमारा जो है कम हो गया है हमारा इफेक्टिव। आई होप आपको समझ में आ रहा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम क्यों हुआ, क्योंकि पहले ओरिजिनली कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे, अब दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, तो उनकी वजह से एक शील्डिंग इफेक्ट आ गया है, ठीक है। अब जो पहले तो हम लिखते थे कि जो Z इफेक्टिव हम लोग जो हैमिल्टोनियन में लिखते थे, जो पोटेंशियल एनर्जी निकालते थे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के साथ, पहले हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जब लगाते थे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी में, तो अब इसमें पहले हम लोग चार्ज लिखते थे, अब इसमें हम लोग Z इफेक्टिव लिखेंगे, Z इफेक्टिव इंटू E² 4πε0 R0। अब हम लोग ये लिखेंगे, जो हम लोग पोटेंशियल हैमिल्टोनियन ऑपरेटर लगाते थे ना, अब इसमें ये लिखेंगे। अब ऊपर की ये इक्वेशन हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की पुट करके एंड ये जो Z इफेक्टिव है इसको पुट करके जब हमने देखा, तो जो हमारी जो अब फिर से जब हमारी जो वेव फंक्शन की वैल्यू जो आई है, तो उसमें जो हमारी एनर्जी आ रही है वो -422 किलो जूल आई है, एंड जो बॉन्ड लेंथ है वो 74.8 है। मतलब अब और इम्प्रूव हो गया है हमारा, और करीब आ गए हम लोग एक्चुअल वैल्यू से। एक्चुअल वैल्यू कितनी थी? 39, पहले तो मैंने 390 आई थी, निकालनी हमें 435 थी, ठीक है। 76 थी, अब 74 निकालनी थी। अब हम 435 के अराउंड 422 पे आ गए एंड 74.8, मतलब हम लोग अब नियरली पास आ गए इसके, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, देखो अब नेक्स्ट हमारे जो साइंटिस्ट थे हिटलर जिनका नाम था, इन्होंने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन है एक वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है एक एटम से दूसरा एटम की तरफ। सो मतलब वहाँ पे एक ऐसा चांस है कि दोनों जो एटम है उनके पास जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स, एक एटम के पास जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है कभी ना कभी तो एक ही एटम के पास रहने वाले हैं। मतलब ये जो हमारे हिटलर थे, इन्होंने बोला है कि ऐसा एक चांस आएगा कि जब मान लो एक एटम हमारा है हाइड्रोजन का एंड सेकेंड एटम है जो हमारा हाइड्रोजन B है, इस ऐसा एक चांस होगा कि जब ये ओवरलैप हो रहे हैं ना, तो ऐसा एक चांस होगा कि जब हमारे जो इलेक्ट्रॉन है ये पूरा पूरा इस एटम के पास हो, या फिर कभी कभी पूरा पूरा इस एटम के पास हो, तो ऐसा एक चांस होने वाला है, ठीक है। मैक्सिमम टाइम तो हमने बताया कि बीच में रहता है, बट ऐसा चांस भी हो सकता है कि ये दो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पूरे पूरे एक HA के पास हैं एंड ये दो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पूरे पूरे
कभी कभी Hb के पास है। तो इन्होंने ये एक बस एक मैटर ऑफ अ चांस बताया है कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो अब इनकी वजह से अब दोनों जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मान लो Ha माइनस लिख सकते हैं एंड Hb प्लस लिख सकते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन है तो, और Ha प्लस लिख सकते हैं एंड Hb माइनस लिख सकते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हमारे, ये आपस में डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने इनको माइनस से प्लस से ले लिया है। तो Ha के पास कभी देखो नेगेटिव आ गया है एंड कभी Ha के प्लस प्लस आ गया है, Hb के प्लस प्लस आ गया है, Hb के पास नेगेटिव, मतलब Ha के पास देखो कभी नेगेटिव भी है एंड कभी पॉजिटिव भी है, मतलब दोनों चीज़ प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसकी वजह से एक पूरी हमारी जो VBT की जो फाइनल है हमारी वेव फंक्शन की, उसको लिखते हैं। वो तो सबसे पहला जो हमने लिखा था साई ए, कि एक एटम के पास E1 हो गया एंड सेकेंड एटम के पास E2 हो गया। फिर लिखा हमने एक्सचेंज कैरेक्टर की वजह से, एक्सचेंज एनर्जी की वजह से एक एटम के पास हमारा दूसरा इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होता है एंड ये बी की वजह से हो गया। ठीक है, एंड अब दूसरा हमारा आता है, ये जो मैंने डिराइव किया है कि एक एटम के पास दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं, दोनों टाइप के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं। यहाँ पे देखो Hb के पास पॉजिटिव वाला भी है एंड नेगेटिव वाला भी है, E1 भी प्रेजेंट हो सकता है एंड E2 भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो अगर देख लो ये चीज़ अगर प्रेजेंट हो रही है तो मतलब ये एक आयनिक कैरेक्टर बन रहा है हमारा। तो इस आयनिक कैरेक्टर को हम लोग एक लिखते हैं, डिनोट करते हैं लैम्डा से। अब ये लैम्डा हमारा कितना भी हो सकता है बट ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अब जब हम इसको एक निकाल रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है, तो वो ज़ीरो कैसे पॉसिबिलिटी हो सकती है, कम से कम हो सकता है लेकिन ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे इस इक्वेशन की तरफ। अब जो मैंने बताया आपको कि एक के पास दो हो सकते हैं, तो पहले के पास मान लो E1 हो गया एंड एक ही एटम के पास E2 भी प्रेजेंट है। ऐसे ही सेकंड की जो एटम है हमारा, उसके पास E1 भी हो सकता है एंड सेकंड के पास E2 भी हो सकता है। ये हमारी आ गई फाइनल इक्वेशन VBT की। तो ये इक्वेशन जो हमारी है ये है फाइनल इक्वेशन VBT की, जिसे हमें याद करना है। एंड ये जो लैम्डा है हमारा, ये हमारा डिनोट करता है आयनिक कोवेलेंट रेजोनेंस को, आयनिक कोवेलेंट रेजोनेंस को डिनोट करता है। ठीक है, तो ये दर्शाता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी एटम के बीच में हो सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के बीच में हो सकते हैं। ठीक है, अब ये VBT पूरा क्या हो गया हमारा, एक कोवेलेंट, ये तो कोवेलेंट हो गया एंड ये हो गया आयनिक। तो अब टोटल VBT कैसे लिख सकते हो, जो हमारा VBT इक्वेशन है ये लिख सकते हो, जो ये हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर की वजह से जो फंक्शन हुआ है वो, एंड जो आयनिक की वजह से जो फंक्शन हुआ है, तो इन दोनों का सम हमारा फाइनल VBT की फंक्शन आएगा। तो यहाँ पे जो हमारा लैम्डा है, ये लैम्डा कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, ये हमेशा 1 से कम होगा बट ज़ीरो। जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए जो लैम्डा है हमारा वो 0.01 होता है। ठीक है, अगर मान लो न्यूमेरिकल आता है तो आपको दिया जाएगा ये इक्वेशन में। ठीक है, ये हमारा एक परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर भी बताता है। अगर हमें परसेंटेज ऑफ मान लो आयनिक कैरेक्टर निकालना है कि कितना आयनिक कैरेक्टर है, ये तो पता है हमें कि कोवेलेंट भी है और आयनिक भी है। आयनिक कैरेक्टर कितना है इसे निकालने के लिए लैम्डा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर ये निकालते हैं। ये फॉर्मूला होता है परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकालने का। हाइड्रोजन में निकालने कितने आयनिक कैरेक्टर हैं, तो हाइड्रोजन में 0.01 होता है। अब इसमें पुट कर दो वैल्यू, तो आपकी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कितना आयनिक कैरेक्टर है वो आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो लैम्डा है ये आयनिक कोवेलेंट रेजोनेंस को दर्शाता है। मतलब रेजोनेंस हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जो रेजोनेंस है हमारा, आपको पता है कि जो रेजोनेंस
जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम निकालते हैं केमिकल बॉन्डिंग में, वो हमेशा इक्विवेलेंट होते हैं एक दूसरे के। कभी इलेक्ट्रॉन इधर होगा, कभी इलेक्ट्रॉन उधर चला जाएगा, तो बस स्ट्रक्चर डिफरेंट होते रहते हैं और जो स्ट्रक्चर तो सेम रहता है, बस जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कभी इधर एक पोजीशन पर रहेगा फिर दूसरे पोजीशन पर जाएगा। मतलब एक इक्विवेलेंट हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर्स है वो बन जाता है, जिनकी सबकी एक ही एनर्जीज रहने वाली होती है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो रेजोनेंस है वो एक नेसेसिटी है हमारा वीबीटी थ्योरम के लिए। तो जैसे कि मैंने बताया कि कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये एक वही है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जो हमारे वो कैनोनिकल फॉर्म्स में आते हैं। तो इस फिनोमेना को हम लोग प्रेजेंट करते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो चलो नेक्स्ट स्टूडेंट आते हैं हम अपने थ्योरेटिकल बैकग्राउंड पे। जो वीबीटी का जो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है कि इसकी थ्योरी इवॉल्व कहाँ से हुई है वीबीटी की। तो वीबीटी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है आई होप आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अब देखते हैं कि जो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है, अब थ्योरेटिकली जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है हमारी, ये एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। कौन सा कॉन्सेप्ट है वो? हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, अब ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है ये मैं डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाने वाली हूँ, बट एक आपको हिंट दे देती हूँ कि जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि हमारा जो ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हो जाती है ना, तो मान लो ये दो एटम्स हैं, ठीक है, इनके जो ऑर्बिटल्स, इनके जो ये ऑर्बिटल्स हैं, इनकी जो मिक्सिंग हो गई है, अब ये मिक्सिंग के बाद एक इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करते हैं। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करते हैं, मान लो चलो 4 ऑर्बिटल्स इन्होंने प्रोवाइड कर दिया। अब ये चारों जो हैं एक इक्विवेलेंट सिमेट्री में होंगे। इक्विवेलेंट सिमेट्री में होंगे, एनर्जेटिकली बराबर होंगे सारे, मतलब सबकी एनर्जी हमारी बराबर होने वाली है। ठीक है, स्टीरियोकेमिकली और एक डायरेक्शनल होंगे, मतलब सबका एक ही डायरेक्शन होगा। जैसे आयनिक बॉन्ड होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हर तरफ से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बराबर लग रहा है, तो इसीलिए वो नॉन डायरेक्शनल हो जाते हैं। बट अब इनके बीच में जो हमारे जो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा हमारा, इसीलिए उसको डायरेक्शनल बोलते हैं, वो डायरेक्शनल नेचर का होता है। तो यहाँ पे एक जो हमारे जो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं ये एक डायरेक्शनल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये डायरेक्शनल प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसीलिए कोवलेंट बॉन्ड हमारा डायरेक्शनल इन नेचर होता है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। ठीक, तो ये याद रखना कि जो जो पूरी जो थ्योरी है हमारी वीबीटी की, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें कि जो ये हमारे हाइब्रिड फॉर्म होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं। जब ये ओवरलैप होते हैं हमारे, तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं जिनकी हमारी जो सिमेट्री बराबर होती है, एनर्जी बराबर होती है, स्टीरियोकेमिकली ये भी बराबर होते हैं एंड डायरेक्शनल इन नेचर हो जाते हैं, जिनकी वजह से हमारा कोवलेंट बॉन्ड भी डायरेक्शनल इन नेचर होता है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन बताने वाली हूँ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। ठीक है, सो अगर स्टूडेंट्स आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि व्यूज़ बहुत ही कम आ रहे हैं। स्टूडेंट्स पता नहीं क्यों नहीं सीरियस हो रहे हैं इन वीडियोज़ को लेके। देखो ये कॉन्सेप्ट है, मैं मानती हूँ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो आप देख सकते हो, अगर हेल्प हो रहा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लो। एंड अगर कुछ भी क्वेरी है तो मेरे टेलीग्राम चैनल में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में जाके उसको ज्वाइन कर लो, और कुछ भी क्वेरी है तो प्लीज़ मुझसे पूछ लो। ठीक है, एंड आई होप आपने अभी तक टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट कर ली होगी। मैं अब इस वीडियो के बाद ही कोशिश करूँगी कि जो हमारे जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के जो क्वेश्चंस का मैंने बताया था आपको ट्यूटोरियल्स, साथ ही साथ चलाऊँ। अभी तो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व हूँ, तो इसी वजह से थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रही है इसको अपलोड करने में। तो आई होप आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होगे, बट मैं प्रॉमिस करती हूँ कि बहुत ही रिसेंटली मैं अपलोड करने वाली हूँ। ठीक है, तो चलो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।